সবার কাছে অনুরোধ করবো যে যে চ্যানেল থেকে ছাড়বে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর এই চ্যানেলগুলোকে প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাকে যারা ভালোবাসেন। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। आपको बता दें फुल एंड फाइनल में आज हम दो बड़ी खबरों के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, बल्कि यह कहा जाए तीन। एक खबर बंगाल से आ रही है जहां पर हल्ला बोल कर दिया है, किसने? बीजेपी अध्यक्ष ने। और दूसरी खबर किसानों को लेकर है, किसान अब आर पार के मूड में आ गए। ये बहुत बड़ी खबर होती जा रही है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सीधे चलते हैं 4 बजे इस वक्त हमारे पास जो जानकारी आपके पास आ रही है, आपके लिए आ रही है। यहां पर देखें, सबसे पहले 4 बजे की जो हमारे पास बड़ी खबरें हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। सबसे पहले दिखाते हैं बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हल्ला बोल, नंबर 1। नंबर 2, नड्डा के बंगाल दौरे के बीच बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप मच गया है। यह एक और हैरान करने वाली खबर है। सरकार का प्लान समाधान, अब क्या करेंगे किसान? किसान सीधे सीधे फ्रंट फुट पर आ गए और दुनिया भर के 64 राजनयिक पहुंचे हैदराबाद। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन क्षमता की झलक। शुरुआत कर रहे हैं बंगाल से। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर बंगाल से। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। बड़ी खबर, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण। जेपी नड्डा ने कहा 2021 में हम 200 सीटों से जीतेंगे, 2019 में हमें 40% वोट मिला। क्या कहा जेपी नड्डा ने, आइए देखते हैं। वोट प्रतिशत 4 था, 4 वोट। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। यानी सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने शंखनाद कर दिया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपने खास मेहमानों और रिपोर्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन हैं और कई सारे विषय पर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। कपिल सर, आपका स्वागत है, वेलकम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना अब्बास सिद्दीकी। आप वहां पर काफी अच्छी राय रखते हैं, बंगाल पर बहुत अच्छी पकड़ है और आपकी तारीफ यह है कि अगर बात की जाए आप जिस तरीके से ये अपनी चीजों को रखते हैं उसमें सीधे तौर पर आप ये नहीं कह सकते ये किसी भी पार्टी के साथ हैं, बल्कि ये जिस तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं उससे साफ है कि मुस्लिम स्कॉलर है। हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ है गौतम लहरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। अमोद जी मेरे साथ है। जितेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र भाटी, मनीष झा आपके सामने है और विवेक हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन, अमोद जी, शंखनाद कर दिया गया है, 200 सीटों की बात की है, क्या मैसेज दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से? देखिए, जेपी नड्डा आज आए और यहाँ पे चुनाव समिति के लिए जो बनी हुई है यहाँ बीजेपी की ऑफिस, वहाँ गए और वहाँ पे उद्घाटन किया और उसके बाद सीधे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, उसमें आए और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ लोगों से मुलाकात किया उन्होंने और लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद जेपी नड्डा अभी बस यहाँ से निकले हैं और सीधे गए हैं काली घाट। आप देख सकते हैं लोगों का सड़कों पे हुजूम किस कदर है, महिलाएं पुरुष हर तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और लोगों से इंटरेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे अभी भी उनके गए हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए, लेकिन लोग सड़कों पे उत्साह किस तरह से यहाँ पे है, सड़कों पे किस तरह से लोग खड़े हैं। आपको मैं कुछ लोगों से बात भी करवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। निशांत, यहाँ देख सकते हैं कि पूरे गलियों में, इन गलियों में आप देख सकते हैं कि अंदर तक गए थे जेपी नड्डा। इन गलियों में ये जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, इन गली में गए थे, बहुत दूर तक गए थे और लोगों से मुलाकात की और उनसे कुशल क्षेम पूछा और डोर टू डोर कैंपेन के सिलसिले में वो यहाँ आए थे और यहाँ पे लोगों से मुलाकात की थी उनसे। मैं इसमें एक ग्रामीण एक जो इसमें जिनका घर है आप देख सकते हैं, ये इनसे बात कराने की आपकी कोशिश करूँगा निशांत। ये घर यहाँ पे आए थे जेपी नड्डा और यहाँ पे लोगों से मुलाकात की, इनके घर वालों से बात की और फिर यहाँ से वो निकले, काली बाड़ी गए हैं, माता काली का दर्शन करने गए हैं। निशांत, अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये गली है कितनी संकरी गली है और इसमें वो आए थे और यहाँ पे लोगों से मुलाकात की थी। मैं यहाँ के परिवार वालों से बात कराना चाहूँगा आपके। ये यहाँ नड्डा जी आए थे, आप लोगों से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बात तो बहुत कुछ हुई। देखिए, सबका जब
जो अभी जो अवस्था है हम लोग का लॉकडाउन का जो इतना बड़ा पूरा पश्चिम बंग इंडिया बोले जो भी पूरे वर्ल्ड में जो अवस्था हो गया, तो हम लोग तो वर्ल्ड का तो बात नहीं बोल सकते, इंडिया का बात बोल सकते या पश्चिम बंग का बात बोल सकते। देखिए जो भी किया है, लेकिन हम लोग का एक ही आशा है, जो गरीब जो आदमी है वो किसी का रोजगार अभी तो आने का मजदूरी घटता है, काम में जाता है, उसका तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। वो लोग थोड़ा जो काम पा कुछ होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी देखिए किसी का भरोसा नहीं। पत्नी से भी मुलाकात? मेरा पत्नी नहीं है, हम शादी नहीं की है। ठीक है, जो अभी जो परिस्थिति है, लेकिन देखेंगे, हमने वो नहीं बोलेंगे पार्टी का बारे में कुछ, वो बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा किया जो करेगा वही आएगा। पहली बात अभी यही रहते ठीक हैं, है आप यही रहते हैं? सर, वो मैं जो करेगा वही आएगा। हम लोग के लिए अच्छा है, हम लोग भी करते हैं बीजेपी, लेकिन हम लोग भी ये इनसे मेरा घर है, हम भी बात कर रहे हैं, नहीं वो बात हो गया। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग हम लोग के लिए करेगा उसके साथ हम लोग हैं, उसको ही हम लोग। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। विपिन चौबे मेरे साथ है, विपिन चौबे को फोन पर लाइव लीजिए मेरे साथ, और मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेने जा रहा हूं। मेरे साथ मौलाना अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है, क्या समझा जाए? वहां पर लोकसभा चुनाव में जो पार्टी ने परफॉर्म किया था, क्या वही होता दिखाई दे रहा है आपको अब? मौलाना अब्बास साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना शंखनाद किया है, क्या ये समझा जाए लोकसभा चुनाव में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अब उसकी रिपीट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बंगाल का जितना रोलिंग, अभी जो रोलिंग पार्टी है टीएमसी का जितना एमएलए और कैंडिडेट है, सब तो एक एक करके बीजेपी पे जा रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी एक साथ तो जुट हो गए, तो लिहाजा अगर सब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में अगर चला जाएगा तो बीजेपी शायद क्षमता में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा। और दूसरा बात है लोकसभा की जो बात बोल रहे थे, देखिए लोकसभा में टीएमसी ने विरोधी सुन्नो करने के लिए वाम कांग्रेस की कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया और उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। इसीलिए अपने गम से वाम कांग्रेस बीजेपी को वोट दे दिया, इसीलिए बीजेपी का लोकसभा में चुनाव में सीट ज़्यादा हो गए, 18 सीट मिल गए। अगर ठीक से वोटर होंगे, ठीक से अगर चुनाव होंगे, तो इस बार शायद बंगाल का लोग दोनों से मुंह घुमा लेंगे, बीजेपी और टीएमसी दोनों से मुंह घुमा। सिद्दीकी साहब, देखिए मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल करना चाहूंगा, लेकिन पहले एक क्विक यहां पर वॉल लेकर आ रहा हूं और फिर अपने दर्शकों के पास वापस कुछ जानकारी आपको लेकर आ रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, आप समझे इसको, ये जो चीज है आप समझें, बीजेपी का मिशन बंगाल जो है वो कितना मायने रखता है। देखें आप, 11 जनवरी 2020 प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर, शुरुआत इस साल की शुरुआत कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े, 29 फरवरी 2020 बंगाल दौरे पर अमित शाह जाते हैं। फिर 1 मार्च 2020 अमित शाह ने कोलकाता में रैली की, कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं। 22 मई 2020 प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता दौरा, कोरोना काल में। 9 जून 2020 अमित शाह का बंगाल दौरा। फिर आप देख रहे हैं 14 जून 2020 अमित शाह बंगाल दौरे पर। 21 अक्टूबर 2020 मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया। 4 नवंबर 2020 बंगाल दौरे पर फिर अमित शाह जाते हैं। 7 दिसंबर 2020 कैलाश विजयवर्गीय ने सिलीगुड़ी से उत्तर कन्या अभियान की शुरुआत की। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, 6 बार। अब आप समझ सकते हैं इसकी क्या महत्वता है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे साथ जो एक वहां पर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, गौतम लारी साहब। बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत हाई और उनके लिए इमोशनल बात यह है, अगर ये उस जगह की बात हो रही है, ये उनके लिए इमोशनल जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये उनकी जगह है और वहां से ये कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, बारिंग लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, आपने निशंक सही बात बताया। बात यह है कि कभी विधानसभा चुनाव में बंगाल में कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रधान प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आएंगे। पहले तो लड़ाई वामपंथी या कांग्रेस के साथ टीएमसी को होता था। 2014 के बाद से शुरू हुई ये सिलसिला, जहां पे भाजपा देख रहे हैं, जैसे उसको जेपी नड्डा साहब ने बताया 40% वोट आ गया है,
शायद वो सत्ता का और एक देखने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल में कभी बीजेपी का इतना गढ़ नहीं था, कभी उसका पकड़ भी उतना ज्यादा नहीं था। बात ये सही है, पांचों राज्यों में जो चुनाव होगा 2021 में, उससे सबसे ज्यादा निगाह है बंगाल के ऊपर, क्योंकि यही बंगाल में बीजेपी चाहते हैं जहां पे 42 लोकसभा। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, क्या लोकसभा चुनाव के बाद चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं, या उससे पहले जो बदल रही हैं चीजें, उसको आप अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी देखते हैं? बहुत शार्प रिएक्शन सर। एकदम मैं ये देख रहा हूं, एक बात साफ हो गया है, बंगाल में बीजेपी मेन अपोजिशन रूप के उभर के आया है। वामपंथी और कांग्रेस बहुत ही पीछे है, उसका पास जनता का समर्थन उतना नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संभव है कि जो कड़ी मुकाबला होगा उसका एनालिसिस हम बाद में कर सकते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कड़ी मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर 2014 लोकसभा में जिस असेंबली सेगमेंट में टीएमसी पीछे थे, भाजपा आगे थे, वहां से ही शुरू किया जेपी नड्डा। ये एक सिंबॉलिक है डेफिनेटली, और खास तौर पे उन्होंने ममता बनर्जी का सरकार जो शुरू किया, घर घर जाना एक प्रोग्राम दिया, वही बीजेपी आज शुरू सर, कर रहा है। इसके बीच में खबर आ रही है, विपिन चौबे मेरे साथ हैं। नड्डा के दौरे के बीच बंगाल से बड़ी खबर, कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, कल से लापता बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह हैरान करने वाली खबर है। ये देखें, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, क्विक रिएक्शन इस खबर पर। देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि 3 दिनों में 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर आ चुकी है। सिलीगुड़ी में आपको याद होगा कि पुलिस की फायरिंग में एक शख्स के मरने की बात कही जा रही थी, और उसके बाद एक और शख्स गायब था जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, और 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी बरामद हुई है। लिहाजा आरोप इस मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बहुत एक्टिवली वो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता था इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसका शरीर बरामद हुआ है, और उसको लेकर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पे। अभी एक मामला सुलझा नहीं था, ये दूसरा मामला आ चुका। और इस वक्त मैं आपको बता दूं निशांत, तो मैं जेपी नड्डा के काफिले के साथ चल रहा हूं, हम लोग कालीघाट मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हम लोग इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कालीघाट वो शक्तिपीठ है जो बंगाल में आने वाला हर शख्स यहां माथा टेकने जरूर जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मां काली किसी को निराश नहीं करती है। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं एक आगे चलूंगा यहां पर। विपिन, मेरा एक रिएक्शन यहां पर। अमोद जी, बहुत क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने अपने कल या परसों की जो रैली है उसमें यह कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को खुद मरवा रही है जानबूझकर सिंपैथी वेव क्रिएट करने के लिए, यह ममता बनर्जी ने कहा है, और वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से सब घटनाक्रम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं अभी का वाकया अगर बताऊं आपको, तो बीजेपी कार्यालय पे हम खड़े थे जहां जेपी नड्डा गए थे इनॉग्रेशन करने अपने दफ्तर का, चुनावी दफ्तर का, और 9 जिलों में जो दफ्तर बने हैं उसका इनॉग्रेशन करने गए थे। वहां उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे टीएमसी के सारे कार्यकर्ता, और कम से कम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उनको घेर लिए और काला झंडा दिखाए, नड्डा गो बैक के नारे लगाए। तो आप यहाँ का माहौल क्या है थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आज यहाँ आने के बाद दिखाई पड़ता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एग्रेसिव है। एक तरफ टीएमसी भी एग्रेसिव है, बीजेपी भी कहीं बहुत पीछे दब नहीं रही है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं, मैं कपिल सर आपके पास आ रहा हूं, चुनाव में आगे कहते हैं ममता दीदी सत्ता में आई 2 N की वजह से, ऐसा कहा जाता है। एक N था नंदीग्राम और दूसरा था नक्सल। मैं आपके पास कपिल सर आ रहा हूं अभी, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। और एक मिनट जरा अपने दर्शकों को दिखाएं बंगाल में, जरा बताएं मुझे यहां पर, नितिन, हम वॉल पर आ रहे हैं या की पर आ रहे हैं, जरा देखें बंगाल में बम बारूद और हिंसा, जरा देखें। 3 जुलाई दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी मन्ना की हत्या की जाती है। 4 जुलाई दक्षिण 24 परगना में SUCI नेता की हत्या की जाती है। 5 जुलाई नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जाती है। 16 जुलाई नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की जाती है। 6 अगस्त मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता की बम हमले में मौत होती है। 15 अगस्त हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रामाणिक की हत्या की जाती है। 6 सितंबर बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या की जाती है। 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या की जाती है। यह बहुत लंबी सूची है, लेकिन जो मैं यहां पर समझना चाहता हूं, मैंने खुद पिछले साल का लोकसभा चुनाव बंगाल में कवर किया, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली खत्म हुई उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता उस इलाके में जाते हैं
और बोलते हैं, धमकी देते हैं, मार पिटाई लगाते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में किसने टैक्सी चलाई, कौन कौन रैली में गया, ये मैंने खुद कवर किया है। कपिल सर, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। ये मौत की राजनीति हो रही है वहां पर। देखिए, ऐसा है कि 1969 से इस राजनीति ने तूल पकड़ी बंगाल के अंदर, जब नक्सलाइट्स ने, लेफ्टिस्ट ने सबसे ज्यादा हिंसा का वहां पे प्रयोग करना शुरू किया। और देखिए, आज स्थिति यह है, मैं एक आपको बता दूं, जो आपने खुद एक बात कही, आज अगर बंगाल की जनता को यह आश्वासन मिल जाए कि चुनाव के बाद में उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, उसको कोई कत्ल नहीं करेगा, उस पर कोई बम नहीं फेंकेगा, तो मैं आपको बता दूं, ममता का बंगाल के अंदर कहीं नाम भी नहीं रहेगा। अब मैं आना चाहता हूं एक दूसरे विश्लेषण पे आपको, जो बहुत जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं, कि ममता का जो वोट बैंक है इस समय, उस वोट बैंक के अंदर 40% तो कांग्रेसी हैं और 30% उसके अंदर लेफ्ट के कैडर हैं, जो कि लेफ्ट को छोड़ करके ममता को ज्वाइन कर गए थे और ये ममता के लिए बहुत उपयोगी है वायलेंस क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद जो बाकी 30% है ममता को वोट देने वाले, वो बांग्लादेशी हैं, जो इलीगल तौर पर लाके वहां पे बसाए गए, जिनके आईएसआई से लिंक है, जिनके आईएसआईएस से लिंक है, और ये भी ममता को वो फोर्स प्रदान करते हैं कत्ल करने का, बम डालने का, मारने का। अब स्थिति यह है कि इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेसी कैडर ममता का है और या जो लेफ्ट कैडर ममता का है, वो कैडर किधर जाएगा? क्या वो ममता के साथ रहेगा या वो ममता से टूटेगा? लेकिन एक या क्या लेफ्टिस्ट वापस लेफ्टिस्ट पे जाएंगे? कपिल सर, या क्योंकि कांग्रेस आपने इस बात का पे जिक्र जाएंगे? किया है, क्या आपको इस चुनाव में ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी दिखाई देता है या ऑपोजिशन वर्सेस टीएमसी दिखाई देता है? और क्योंकि ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी अगर होगा तो फिर टीएमसी, कांग्रेस सब लोग एक साथ आएंगे, जैसा कि हमने बिहार में देखा, वो मॉडल दिखाई देता है या लड़ाई अभी भी चुनौती टीएमसी है इनके लिए? देखिए, बंगाल के अंदर कांग्रेस वर्चुअली खत्म हो चुकी है, लेफ्ट बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए ये जिहादी, ये लेफ्ट वाले, ये कांग्रेस वाले, ये सब ममता के पीछे इकट्ठे होंगे और ये एक बहुत ही वायलेंट चुनाव होगा। अगर ये चुनाव कराया जाता है ममता गांधी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सेंटर को इसमें इलेक्शन कमीशन को जागना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है। और मैं तो मानता हूं कि जिस किसी भी राज्य में, बंगाली नहीं, चाहे वो कोई और राज्य भी हो, अगर वहां पे इस तरीके से हत्याओं और बम की राजनीति चलती है तो इलेक्शन कमीशन को जो है, प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करना चाहिए कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाए। कपिल सर, मैं एक चीज लेकर आ रहा हूं, इसी में एक बड़ी खबर मेरे पास है, तक के चुनाव इसी में एक वैल्यू एडिशन है। अमोद जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा बहुत क्विकली, और मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब तैयार हो जाइए, बहुत सारे सवाल मैं लेकर आ रहा हूं उसकी इस खबर के बाद वाली खबर पर। बहुत क्विकली, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, ममता बनर्जी को बताया बंगाल की तानाशाह, किम जोंग से की ममता बनर्जी की तुलना। गिरिराज ने कहा ममता ने जीते हुए प्रतिनिधियों की हत्या करवाई। सीधे बगल में शॉट दिखाएं, बाइट दिखाएं गिरिराज सिंह का, क्या बोला उन्होंने? और बंगाल की मुख्यमंत्री राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत विरोध लेती, और मैं कोरिया के राष्ट्रपति किंग जोंग की भूमिका में आ जाती। किंग जोंग अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं किया, हत्या की। ममता बनर्जी ने भी मुखिया का, पंचायत का चुनाव हुआ, जीते हुए प्रतिनिधियों की हत्या, विरोध करने वालों की हत्या। क्यों नहीं? सीधे यहां पर मैं लेके चलता हूं, यहां पर अमोद जी, गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा बयान, क्या इस पर अब यह समझा जाए कि बीजेपी अपने, देखिए दो चीजें, या तो कार्यकर्ता डर जाएंगे या सिंपैथी वेव होगी, किस रुख किस तरफ जा रहा है बंगाल का मूड? आप बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं।
देखिए, निश्चित तौर पे बंगाल में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ लोग एक वर्ग है जो खौफ में है और मुंह नहीं खोल रहा है, वो नहीं बोलना चाहता, उसको अपने भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि काफ़ी हद तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज का जो मैंने माहौल देखा और मूड देखा, जैसे टीएमसी वाले आए उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से रिटेलिएशन भी हुआ, तो ये कहना कि बीजेपी शांत बैठेगी उचित नहीं होगा। निशांत, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो जनता का मूड है, कार्यकर्ता जो है वो खौफ में है, ये सिंपैथी वेव होती है? बिल्कुल कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अगर दबी जुबान बात करें उनसे तो ये ज़रूर कह रहा है कि हम विकास को वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे जो हमारे बारे में सोचेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसके प्रति आक्रोश उसमें है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहा है, दिखाना नहीं चाहता है। फिलहाल बंगाल में यही दिख रहा है। निशांत, मतलब आप जो बता रहे हैं वो अंडर करंट है, क्योंकि बंगाल में, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप एक चीज को समझें, आप बंगाल में आप बोल भी नहीं सकते कई चीजों पर। जो पत्रकार हैं वो बहुत ज्यादा भय में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, और ये सत्य है। मेरे पास एक खबर आ रही है, उस खबर के बाद मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जा रहा हूं। सिलीगुड़ी वाली खबर दिखाएं जरा यहां पर। सिलीगुड़ी वाली खबर जो मेरे पास आई है, किस तरीके से सिलीगुड़ी में रैली रोकने पर कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला। यहां ममता सरकार की गुंडागर्दी है। विजयवर्गीय ने बंगाल पुलिस के अफसरों को दी चेतावनी, ममता राज में न्याय नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। हमारे 200 से 250 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सिलीगुड़ी में पुलिस ने बीजेपी का उत्तर कन्या अभियान रोका था और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। कैलाश विजयवर्गीय का एक और बड़ा बयान आ रहा है, उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। कपिल सर, योर टेक। ताकत की राजनीति है, दम की राजनीति है, अब ये या तो अंडर करंट क्रिएट करेगी या खौफ, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जिनकी वैचारिक ताकत खत्म हो गई है, जिनकी जनता को अपने साथ लेने की सिद्धांतों के ऊपर ताकत खत्म हो गई है, जिनकी जनता को विकास के ऊपर अपने साथ लेने की ताकत खत्म हो गई है, तो वो जो फासिस्टवादी तरीके हैं और या जो लठैत वाले तरीके हैं कि जैसे बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, वो की जाती थी बंगाल में, आज भी वो सबसे ज्यादा है, तो वो लोग यही ताकत का तरीका अपनाते हैं। और बंगाल की राजनीति में अफसोस ये हो गया है कि बिना इस ताकत की राजनीति के ना तो मार्क्सवादी, ना ही अपना ये कांग्रेसी और ना ही ये टीएमसी वाले इसके कैडर ट्रेंड हो चुके हैं। एक चीज को आगे लेके जाता हूं। ममता बनर्जी को कैलाश विजयवर्गीय का चैलेंज है। हैदराबाद में जीते, बंगाल में भी जीतेंगे, विजयवर्गीय ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में जीते और बंगाल में भी जीतेंगे, और बिहार की वहां जिक्र किया है उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने। लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक ओवैसी फैक्टर की बात कर रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, पहले ओवैसी फैक्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उनकी बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और अगर जिनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है तो कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो है वो बंगाल में भी वही काम करेंगे जो बिहार में किया। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, अगर किसी को किसी का बी टीम कहे, ये तो बड़ी दुख और शर्म की बात है। अगर बिहार में ओवैसी साहब को महाजोर साथ में ले लेते तो ऐसा हालत नहीं होता। उसको साथ में भी नहीं ले लेंगे, और जब अपना चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे तो सब पूरा कसूर ओवैसी साहब के ऊपर डाल देंगे। ये गणतंत्र के खिलाफ है। ओवैसी ने तो 20 सीट दिया है, 243 में 20 सीट दिया है, बाकी 223 सीट में ओवैसी ने तो प्रार्थी नहीं दिया है, तो उसमें किसने वोट काटा? एक गलत बात है। गणतांत्रिक प्रक्रिया में किसी ने किसी को वोट काट लिया, एक कहना ही जुल्म है, मेरे मानना है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन सर, मैं कुछ सच्चाई यहां पर दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं फिर आपसे सवाल करूंगा। आइए जरा यहां पर, जरा इधर देखें ओवैसी साहब। अब ये देखें, ये इनका जो मामला है, बिहार के बाद बंगाल में ओवैसी फैक्टर। अब आप इसको समझें, ओवैसी फैक्टर की वजह से ममता बनर्जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 में से जो 4 सीटें जीती वो पश्चिम बंगाल की सीमा पर हैं,
ओवैसी को बार बार बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 12 में से 15 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम वोटरों के असर वाले 90 सीटों पर ममता को ओवैसी फैक्टर की चिंता है। 2016 में टीएमसी को 212 सीट मिली थी, जिनमें 98 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इन 98 में से 68 सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने मुकुल रॉय को दी है। सोचें आप, मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब ममता दीदी जो है वो किस तरीके से हिंदू वोटरों के को लुभाने की कोशिश कर रही है, मैं उस वॉल पर बाद में आऊंगा। पहले क्विक रिएक्शन मेरे साथ ओवैसी फैक्टर पर मौलाना साहब मौजूद है। मौलाना साहब, ओवैसी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है पूरे देश में, माने या ना माने, चाहे वो एग्जाम्पल है बिहार का हो या हैदराबाद उनके घर का हो। क्या ये फैक्टर बंगाल में नुकसान पहुंचाएगा ममता दीदी को? मौलाना साहब, आप देखिए, मेरा मानना है, प्लीज सुनाई दे रहे। मेरा मानना है किसको किसका फैक्टर है वो अपना अपना जगह है। राजनीति चुनाव में भारत का हार जो शहरी है सबको अधिकार है। अगर ममता समझते हैं किसी के लिए अपना गति का नुकसान हो जाएगा तो उसको साथ में लेके एक साथ मिल के लड़े। मगर मेरा जो मानना है, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, किसी ने गरीब के बारे में नहीं सोचा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं जो अपने 2021 में गरीब के लिए, मुस्लिम दलित आदिवासी के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए ऐसी सब आए, मीम आए, कोई आए, इसमें ममता का नुकसान हो फायदा हो, ये ममता को सोचना चाहिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ममता चाहे जी इसमें ममता दीदी का नुकसान हो तो इसी को साथ में लेके एक साथ चुनाव लड़े। अरे दुनिया में सबको साथ में लेके चले। बताइए, ओवैसी साहब ममता के साथ चुनाव लड़ना होता तो वो महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वो तो किसी और के साथ काम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। अरे आरोप तो ये लगा रहे आदमी को गुमराह बनाने के लिए। कैसे? अगर ममता दीदी ने अम्फान के टाइम जितना घोटाला किया है, बना रहे हैं। ओवैसी साहब ने जो चुनाव लड़ा उसमें क्या महागठबंधन को 12 से 15 सीटों पर नुकसान नहीं पहुंचा बिहार में? बताइए मुझे। और अगर क्या ओवैसी साहब गुमराह कर रहे हैं, मतलब हम लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो ओवैसी साहब महागठबंधन के साथ क्यों नहीं आ गए? देखिए, महागठबंधन से तो ऐसी साहब जाने के लिए तो अपने तरफ से बोले थे हमको महागठबंधन में ले लो, मगर महागठबंधन ने ऐसी साहब को नहीं लिया है, इसीलिए अपना पार्टी को लॉन्च किया। वहां से दूसरा बात है, जहां 20 सीट थे। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। गौतम लहरी जी हमारे साथ हैं। गौतम लहरी जी, क्विक रिएक्शन। आप बंगाल की राजनीति को बड़ी बात जानते हैं सर, मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या ओवैसी फैक्टर ममता बनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, उनको रीथिंक करने पर मजबूर कर रहा है? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में जो पार्टी बनाया था, पूरा पार्टी अभी ज्वाइन कर गई है तृणमूल में। एक नंबर 1। नंबर 2 जो है, बंगाल का स्थिति बिहार का स्थिति अलग है, हैदराबाद का स्थिति अलग है। अब बंगाल का जो मुसलमान है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। जो आपके साथ जो अतिथि बैठे हैं, देखिए वो ठीक ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। कारण यह कि यहाँ जो बांग्ला भाषी मुस्लिम है और उर्दू भाषी हिंदी भाषी मुस्लिम है, ये दोनों में फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बांग्ला भाषी मुसलमान में और बहुत सारी जमात है जिसके साथ ममता का संपर्क है। लेकिन ये बात सही है कि मल्ला मुर्शिदाबाद इस एरिया जहाँ पे वो ऐलान किया है चुनाव लड़ेंगे, इस जगह कांग्रेस का गढ़ है, अधीर चौधरी का गढ़ है, वहाँ पे कांग्रेस का नुकसान होगा ज्यादा। क्योंकि मैं आपसे अगली चीज जो पूछ रहा हूँ, पॉइंट नोटेड, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और हमारे दर्शकों के लिए इंफॉर्मेशन है, ये इसी फ्रेम पे रखिएगा। इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए, ओवैसी की पार्टी के कई लोग टीएमसी में जा चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, वो मुझे ये बताइए कि क्या ममता के ऊपर ये जो आरोप बीजेपी का लग रहा था तुष्टीकरण की राजनीति का, वो डोमिनेट नहीं कर रहा है और अब वो हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है? सही बात, एकदम सही आपका एनालिसिस है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे, कोई अलायंस नहीं करेंगे, ताकि तुष्टीकरण का जो शिकायत है, जो वो और ज्यादा बल मिल जाएगा भाजपा के लिए। तो मेरे ख्याल में ममता बनर्जी अकेला ही लड़ेंगे, जैसे लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ेंगे। लेकिन सर, हिंदू को लुभाने का बात, हिंदू लुभाने का बात वो कर रहे हैं। वहां पे जिससे मंदिर का पुजारी है, सबको उन्होंने एक
सर वो मैं बता देता हूं, एक मिनट आपने ये बात रखी, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, जरा इन फैक्ट्स को जरा ध्यान से देखें और मैं चाहूंगा 1 मिनट रुक जाएं जरा, 1 मिनट इसको प्ले करने से पहले। देखिए ममता जी के ऊपर आरोप लगा था कि किस तरीके से दुर्गा विसर्जन के दौरान, अगर आपको याद होगा तो उसमें बार बार मामला कोर्ट में गया 2 साल लगातार। ममता दीदी के ऊपर आरोप लगा था कि जो मौलवी हैं, मुअज्जिन हैं, उनको उन्होंने मंथली कुछ पैसा देना शुरू करवा दिया था, वो जिस तरीके से किया गया था, हालांकि उसके ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जरा प्ले करें यहां पर ममता की हिंदी वोटर को लुभाने की कोशिश। 2019 के चुनाव में बीजेपी के 42 में से 18 सीट जीतने के बाद ममता दीदी को हिंदी वोटर की याद आई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सितंबर में बीजेपी अध्यक्ष के टीएमसी सरकार पर हिंदू विरोधी सोच रखने के आरोप के 2 दिन बाद ममता दीदी ने पुरोहितों को मकान देने का और मंथली कुछ पैसा देने का बात किया। मकान और मंथली कुछ पैसा दिया जाएगा। हिंदी भाषी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए टीएमसी ने हिंदी सेल का गठन किया। ममता सरकार ने पहली बार दलित अकादमी के गठन का भी ऐलान किया। ममता ने 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए अनुदान देने का ऐलान किया। मैं सीधे अब आऊंगा आपके पास, बहुत क्विक रिएक्शन और बहुत शार्प रिएक्शन। जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद है, गौतम लहरी जी, क्या ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी? डेफिनेटली ये तो इम्पैक्ट तो करेंगे। इसीलिए लगता है कि ममता जो छवि था पहले, जो मुस्लिम तुष्टीकरण, उससे वो बाहर आने का कोशिश किया है। और वो सही बात है, उन्हें दुर्गा पूजा जो कर रहा है, उनके सारे लाइव टेलीकास्ट करवा रहे थे। अपना घर में जो काली पूजा करते हैं उसका फेसबुक लाइव हो रहा था इस बार, तो इसमें बहुत सारे मंत्र उच्चारण बोलते हैं। तो इसलिए ये बात सही है, वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, बाकी सारे बंगाल में जो रहते हैं सबके लिए है। इसलिए हर सेगमेंट के लिए अलग अलग तरीके से वो ध्यान दे रहा है। आज भी जहाँ पे जेपी नड्डा पहुंचा, अब देखिए आज ममता जी है मथुआ के साथ, जिस मथुआ को लुभाने का भाजपा ने कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ममता भी एक सेगमेंट में उसके साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो मैं यही बताऊंगा, आज का स्थिति में भाजपा और ममता का बीच में बहुत कड़ी टक्कर चल रहा है। अंडरस्टूड। मैं यहां पर, ठीक है, पॉइंट नोटेड, मैं यहां पर इस सेगमेंट से बाहर निकल रहा हूं और गौतम लहरी जी आपका, अमोद जी आपका, विपिन आपका और मेरे साथ जो मौलाना साहब हैं आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 4:30 बज चुके हैं इस देश के किसान की। किसान वर्सेस सरकार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने सरकार का लिखित प्रस्ताव खारिज किया। किसानों की बैठक में सरकार का प्रस्ताव खारिज हुआ। सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने एमएसपी और एपीएमसी मंडियों पर भी लिखित भरोसा देने की बात कही थी। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, बहुत क्विकली बताएं, किसानों का रुख बहुत सख्त हो गया है। जी बिल्कुल निशान, देखिए तकरीबन 2 बजे के करीब किसानों के पास ये प्रपोजल आया सरकार की तरफ से और उसके बाद तकरीबन 40 किसानों का एक दल, जो तमाम किसान नेता है, संयुक्त मोर्चा जो है किसानों का, वो एक बंद कमरे के अंदर उन्होंने बैठक की। पॉइंट वाइज उसको पूरा रीड किया गया और आखिरकार तकरीबन 2 घंटे की पूरी बैठक के बाद किसानों ने एक साथ हाथ उठाकर सभी ने आपके पीछे जो किसान नेता है, जो किसान है, उनसे क्विक रिएक्शन लीजिए और मैं सभी रिपोर्टर्स के पास जाऊंगा इसी खबर के ऊपर। क्विक रिएक्शन लीजिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए निशांत, अभी मीटिंग चल रही है और मैं ठीक उस जगह मौजूद हूँ जहां पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है। 5 बजे करीब तमाम किसान नेता मुखातिब होंगे मीडिया से और उसके बाद ये खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ बातें जो हमारे पास अंदर से आई हैं, 1-2 किसान नेता बाहर निकल कर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रपोजल को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 12 तारीख तक जितने भी बॉर्डर खुले हुए राजस्थान और हरियाणा के, वो बॉर्डर भी सील करने की बात कही जा रही है। बात हो सकती है कुछ से, क्यों खारिज किया गया, क्या वजह है, क्या निष्कर्ष, आगे क्या प्लानिंग है, जरा पूछे तुरंत। बिल्कुल निशांत, हम कोशिश करते हैं बाहर निकलना। 1-2 किसान नेता शुरू हो चुके हैं, एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि आखिरकार वो क्या मानते हैं, क्या मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कुछ किसान नेता यहाँ पर बाहर जरूर निकले हैं, बात करते हैं। सर क्या प्रपोजल एक सिरे से खारिज हो चुका है? पूरी तरह जनानी मसले सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से प्रपोजल खारिज सर, पूरी तरह खारिज। सर सरकार ने जो आपको पॉइंट वाइज दिया था, क्या उन पर कुछ चर्चा आप लोगों? वो तो 5 दिसंबर से भी कम है।
9 पॉइंट उस रोज लिखाए थे, 9 पॉइंट इसमें है, उसमें ज़्यादा क्या कर दिया, उससे और भी कम कर दिया। सर सरकार का कहना है कि आपने जितनी भी बातें बोली थी वो पॉइंट वाइज 8 से 9 पॉइंट ऐसे थे जहां पर आपको समस्याएं थी, वो हमने सारी कबूल हमने पॉइंट वाइज उनका रिजेक्ट किया है। हम कहते हैं तीनों ला और 2 बिल रिपील होना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो टकराव और बढ़ेगा सर। बढ़ जाए फिर क्या होगा, किसान पीछे जाने वाला नहीं है। इनकी ताकत बढ़ रही है कम हो रही है, बोलो इसको पूछो इसका 3 किलो बार बढ़ा कि नहीं, किसी को पूछ लो। परोठे के साथ पीड़ा मिलता है, यहाँ पिन्नी नहीं खा रहा है और इतना जूथ आ गया है, इनको संभालना मुश्किल होगा अगर हम इससे कम समझौता करेंगे। मतलब पूरी तैयारी के साथ ये बोला है कि पीटना तो हमने है ही, सरकार पीटेगी तो हम बहादुर कहाएंगे, लोग हमें पीटेंगे तो गद्दार कहाएंगे। जितेंद्र, मैं जानना चाह रहा हूँ अगली बैठक के बारे में कुछ तय हुआ सरकार के साथ, कब है अगली बैठक? अभी प्रावधान नहीं आया, जब कहा है कि जितेंद्र मुझे एक चीज बताइए, आप अभी एक खबर दे रहे थे जितेंद्र, वो खबर को और इलैबोरेट करिए। आपने मुझे बताया और उसी के बाद हम वो ब्रेकिंग चलाएंगे। आपने बताया 12 दिसंबर तक दिल्ली के बाकी बॉर्डर भी सील हो जाएंगे, और क्या क्या रणनीति है बताइए जरा। अभी तभी खबर चलाएंगे जब आप पूरी खबर बताएंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपसे मेरी पूरन जी बात हो रही थी, आपने बताया 12 दिसंबर तक हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर भी आप लोग सील कर देंगे। पालवर से 500 ट्राली चल रही है, 12 को जयपुर वाला पूरी तरह बंद होगा। जयपुर हाईवे भी बंद, पूरा बंद, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रही थी। 8 को खत्म हुई है, 9 को जो मौज मेला करते हैं कि जीतने वाले हारने वाले अफसोस करते हैं, 12 को सभी हो जाए। 12 दिसंबर तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील होंगे। नंबर 1 बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। दूसरी खबर, जयपुर हाईवे भी सील होगा 12 दिसंबर तक। पलवल से 500 ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, बड़ी खबर। ये 3 बड़ी खबर इस वक्त TV9 ब्रेक कर रहा है। पहली बड़ी खबर, 12 दिसंबर तक और बॉर्डर सील होंगे। दूसरा, राजस्थान हाईवे भी सील होगा 12 दिसंबर तक, और पलवल से 500 ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है। किसानों ने अपना पूरा मोर्चा खोल दिया है। तीनों ब्रेकिंग खबर तैयार करवाएं। जितेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, प्लीज गो अहेड। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए किसान नेता, ठीक, मैं सबसे पहले आपको जगह दिखाना चाहूंगा जहां मीटिंग चल रही है। ठीक सामने देखिए, ये जो एक छोटा सा कमरा है सिंधु बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर इस वक्त 40 से ज्यादा संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं वो अंदर मौजूद है। बैठक चल रही है, जो सरकार का निशान प्रपोजल आया, उस प्रपोजल को बड़ी गहनता के साथ उसके ऊपर चिंतन हुआ। और जितने भी जितेंद्र भाटी मेरे साथ है। जितेंद्र भाटी, सीधे मुझे बताइए, आपके वहां पर जो किसान नेता है वो क्या कह रहे हैं? आगे की तैयारी क्या है? क्यों प्रपोजल को रिजेक्ट किया? उन्हें भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वीएम सिंह हमारे साथ हैं। प्रपोजल जो सरकार ने दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया। आगे की तैयारी क्या है? कह रहे हैं कि 12 तारीख और बॉर्डर सील कर देंगे। देखो, ऐसा है बड़ा सीधा, ये प्रपोजल जो आया था मुझे समझ ही नहीं आया। एक चीज, छोटी सी चीज बता दूं आपको, APMC को और मजबूत करेगी सरकार जी। भाई केंद्र सरकार के तो हक में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है प्रपोजल। ये तो APMC तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तुम क्या मजबूत कर सकते हो? नहीं, क्यों रिजेक्ट किया है सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका वजन ही नहीं है प्रपोजल का। एक उसका है कि APMC को मजबूत करेंगे जी, आपके हाथ में नहीं है। APMC तो स्टेट सब्जेक्ट है सर, यही कारण है रिजेक्ट करने का। और भी अरे यार, मुझे नहीं मालूम है, आप मुझसे यहाँ हम तो जो है समिति के आप भी इसलिए पूछ रहा हूँ। कॉल हमने दिया था 26-27, हर साल हम आते हैं, इस बार भी आना था। जब हम की रणनीति क्या रहेगी? सुन लो, जब हमें कोरोना हो गया उसके बाद में जो है हमने बाहर निकल के 5 मेंबर कमेटी से, अब जो वहाँ पर है वो डिसीजन लेंगे। हमने कहा जो डिसीजन लेंगे हम साथ हैं, पर हमारे पास एक चीज जरूरी हमारे लिए है, MSP की गारंटी खरीद की चाहिए। हमें ये MSP की गारंटी नहीं चाहिए कि MSP लागू रहेगी। लागू तो पहले भी थी, हमें क्या मिला? 1868 के बदले 1100 का धान गया, 1760 के बदले 700 का मक्का गया। तो इसलिए गारंटी हमें चाहिए केवल, उसके अलावा जो वहां से करेंगे हम। एक मुख्य नेशनल हाईवे पे आप बैठे हुए हैं, ये बंद है। एक मिनट, जितेंद्र भाटी से पूछिए, MSP की क्या गारंटी की बात कर रहे हैं? सरकार तो बोल रही है कि अब MSP पे कुछ कर ही नहीं रहे, क्या गारंटी का मतलब क्या है? बिल्कुल, स्टूडियो साहब के लिए सवाल है, क्या गारंटी चाहते हैं आप? क्योंकि सरकार ने कहा जैसा पहले चलता रहेगा, किस तरह की गारंटी आप चाहते हैं? देखिए, आज से 20 साल पहले यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठा था, MSP का, धान खरीद का, जिसमें एक सरकार गई थी और राजनाथ सिंह सरकार आई थी 25 अक्टूबर 2000 को,
20 से लेकर 27 तक सारी रेलगाड़ियां सारा कुछ बंद था। ऐसा बवाल उत्तर प्रदेश में आया था। अभी आप क्या एमएसपी पे क्या चाहते हैं? ना 20 साल लड़ने के बाद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ने के बाद आज भी किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा है कि जब आप कॉर्पोरेट को करने को तैयार हो तो हमें भी बिल चाहिए। हमें बिल चाहिए कि इससे कम एमएसपी से कम देश में खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो वो जेल जाएगा जो आदमी खरीदता है। क्यों? क्योंकि हमारा डीजल है, खाद है, कीटनाशक है। पूछिए आप जी। एक चीजें हम सरकारी रेट पे लेते हैं। यानी कि ये आप ये कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं जितेंद्र भाटी इनसे बोलिए, स्टूडियो से सवाल ये है कि अब ये कह रहे हैं कि ये मामला अब वो तीनों बिल को हटाने तक नहीं है, अब ये चाहते हैं कि नया बिल पास हो एमएसपी को लेकर। बिल्कुल, आपके स्टूडियो एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून के खिलाफ आप कह रहे थे, अब जो है आप उस कह रहे हैं कि एक नया बिल लेके आओ जिसमें एमएसपी गारंटी हो। ये साफ करना चाहेंगे आपके माध्यम से पूरे देश को जी। परसों भी आपके चैनल पे मैंने शायद कहा था जी, आज भी कहना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी और तोमर जी को मैं स्वयं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 5 मेंबरी कमेटी के साथ मिला था। 30 सितंबर को। और वो 2 तारीख में हमने ईमेल करके भेज दिया था। उस ईमेल में भी ये लिखा है, 2 अक्टूबर वाली ईमेल में, कि 3 बिल रद्द करो, उसके बाद ये चीज जो है एमएसपी गारंटी के साथ। माफी चाहूंगा हमारे जितने भी रिपोर्टर्स जिनके पास में नहीं आ पाया समय की कमी के कारण, लेकिन मैं माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से बता दूं, किसानों ने जो कहा है और ये सीधे चेतावनी है। एक बार फिर से वो ब्रेकिंग दिखाएं, उसी के साथ वाइंड अप करेंगे। ब्रेकिंग ये है कि आंदोलनकारी किसानों की चेतावनी है, और चेतावनी ये है कि 12 दिसंबर तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर देंगे। नंबर 2 वो ये है कि किस तरीके से 12 दिसंबर तक जयपुर हाईवे सील कर देंगे किसान।